फाइनली वन पीस एपिसोड 1141 आ चुका है, जहां हमें जायंट वॉरियर पायरेट्स को पार्टी में आते हुए देखने को मिलता है। लूफी एक ब्रांड न्यू गियर 5 कॉन्फ्लिक्ट को अनलीश करता है, जो एक इंटेंस सैटर्न को पूरी तरह से खत्म कर देता है, और ब्लैकबियर्ड पायरेट्स आखिरकार एग हेड पर अपना भयानक मूव करते हैं। आखिर तक देखना ताकि तुम्हें पता चले कि ब्लैकबियर्ड का असली दुनिया को हिला देने वाला गोल क्या है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जायंट्स के कोस्ट पर धावा बोलने से, और ये एक शानदार नजारा है। उनकी आइकॉनिक वाइकिंग ड्रॉ कार द ग्रेट एरिक लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती है। वहीं डोरी और ब्रॉग, जो लेजेंडरी को कैप्टन्स हैं, ऑर्डर्स देने लगते हैं। ये एब्सोल्यूट यूनिट्स दोनों 160 साल के हैं और 20 मीटर से भी ज्यादा लंबे हैं। इन्हें एल्बाफ के ब्लू ओएन और रेड ओएन के नाम से जाना जाता है, और लिटिल गार्डन पर 100 साल से ज्यादा समय तक ड्वेलिंग में फंसे रहने के बाद वे आखिरकार वापस एक्शन में आ गए हैं। डोरी ओइमो और काशी को मेन फोर्स लेने आइलैंड के साइड से घूमने और हर एक मरीन शिप को डुबाने के लिए कहता है जो उन्हें दिखती है, और ये दोनों खुशी खुशी बात मान लेते हैं, ये याद करते हुए कि कैसे यूसैप ने उन्हें आधी सदी तक एनीज लॉबी की गार्डिंग के धोखे से आजाद कराया था। बाकी जायंट क्रू एक मैसिव कमोशन क्राई निकालता है, अपने एक्सेस ऊपर उठाते हैं और एग हेड पर चार्ज करते हैं, और मरीन अपने डेंडन मुशी में चिल्ला रहे होते हैं, पूरी तरह से पैनिक में है। एक लेजेंडरी पायरेट क्रू जो एक सदी से डिसबैंडेड था, वो अचानक एक यंग को कैप्टन की मदद करने के लिए कहीं से भी आ गया है, और अब वे बस्टर कॉल ब्लॉकेड को टुकड़ों में फाड़ रहे हैं। लैबो फेस पर कोई हाँफ रहा है, और वो हमारा लड़का यूसैप है। उसने अपनी दूरबीन निकाली हुई है और वो अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है। लिटिल गार्डन के अपने पुराने मास्टर्स को वापस एक्शन में देखकर वो उनके नाम चिल्ला रहा है। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच है। नामी, जो हमेशा से शार्प है, तुरंत केओस में ओइमो और काशी को पहचान लेती है और सब कुछ समझ जाती है। वे लिटिल गार्डन गए होंगे अपने कैप्टन्स को लेने के लिए। यूसैप के लिए ये एक बड़ी राहत है, जो डरा हुआ था कि वो उन्हें एल्बाफ में कभी नहीं देख पाएगा, जैसा उसने हमेशा सपना देखा था। एडिसन बस हैरान रह जाता है, पहले जायंट्स की शेयर पावर से, और दूसरा ये कि स्ट्रॉ हैट्स के पास ऐसे लेजेंडरी दोस्त है। वो सोचता है कि एगहेड इंसिडेंट की खबर लीक हो गई होगी, और वर्ल्ड गवर्नमेंट की कहानी को मोड़ने की कोशिश करने के बावजूद जायंट्स जानते थे कि किस पर भरोसा करना है। यूसैप वापस रियलिटी में आता है। जायंट्स यहाँ एक रेस्क्यू मिशन के लिए है, ना कि फुल ब्लोन लड़ाई के लिए। उन्हें अपनी एस्केप प्रिपरेशंस अभी खत्म करनी होंगी। तभी डेन मुशी बचता है। ये ब्रोक और लिलिथ है थाउजेंड सनी पर, जो अभी भी फ्रोजन क्लाउड्स की ओर स्लाइड कर रहा है। वे किनारे के करीब पहुंच रहे हैं, पर उनके पास शिप को रोकने का कोई तरीका नहीं है। लिलिथ हालांकि कहती है कि उसके पास एक आइडिया है, पर उसे नामी और दूसरों को ध्यान से सुनने और उसके डायरेक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ जिम्बीज अभी भी बादलों के पार बाउंस कर रहा है, जोरो की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। और जोरो की बात करें तो वो अभी भी रॉब लुची के साथ उस इंटेंस स्टेलमेट में फंसा हुआ है। ये लड़ाई पूरे समय से चल रही है, और दोनों ही बुरी तरह थके हुए दिख रहे हैं। लुची, जो एक रूथलेस गवर्नमेंट डॉग है, जोरो के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, उसे डेड वेट और अपने क्रू पर बोझ कहता है। वो ताना मारता है कि स्ट्रॉ हैट्स कभी नहीं भाग पाएंगे अगर उन्हें उसका इंतजार करना पड़ा, तो जोरो को बस हार मान लेनी चाहिए और अपने दोस्तों को जीने देना चाहिए। पर जोरो बस कॉफ करता है, लुची का मजाक उड़ाता है कि वो खुद को किसी भी पोजीशन में समझ रहा है कि डिमांड्स कर सके। और सच कहें तो हमने लीक्स देखे हैं, मेरा यार जोरो ने अभी तक अपना बैंडाना भी नहीं पहना है। वो इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। लुची बस टाइम स्टॉल कर रहा है, और जोरो उसे इसका पछतावा करवाने वाला है। कोस्ट लाइन पर सिचुएशन पूरी तरह से केओस है। पैसिफिस्टास मरीन फ्लीट पर लगातार ब्लास्ट कर रहे हैं, एक और शिप को लेजर बीम से डुबो देते हैं। एक रिपोर्ट आती है कि 30, जो कि पूरे बस्टर कॉल का लगभग 1/3 है, और उनकी आधी से ज्यादा छोटी शिप्स तबाह हो चुकी हैं। वाइस एडमिरल रेड किंग, ये वाइल्ड लुकिंग साइबॉर्ग ड्यूड जिसका नाम अल्ट्रामैन मॉन्स्टर का एक रेफरेंस है, गुस्से में है। वो सभी छोटी शिप्स को पीछे हटने और मैसिव बैटल शिप्स को चार्ज लीड करने का ऑर्डर देता है। वे पैसिफिस्टास पर फायर करते हैं, और रेड किंग डिस्गस्टेड दिखता है कि उसे अपने ही वेपन्स को बदलने का ऑर्डर देना पड़ रहा है। तुम ये भी देख सकते हो कि एक पैसिफिस्टा सचमुच अपसेट दिख रहा है जब उसे ब्लास्ट किया जाता है, जिससे तुम्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या बुकैनिया डीएनए उन्हें असली इमोशंस महसूस करवा रहा है। आइलैंड के सेंटर में वापस हम लूफी को देखते हैं, जो अपने फुल गियर 5 नीका फॉर्म में हवा में लटका हुआ है। वो बॉनी की तरफ देखता है और कैजुअली पूछता है कि वो क्यों रो रही है। बॉनी अभी भी ओवरवेल्म्ड बस इतना ही कह पाती है कि वो उसे इतने लंबे समय से ढूंढ रही थी। लूफी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, कहता है कि वो पूरे समय उसके साथ यही था। वो समझाने की कोशिश करती है कि वो नीका को ढूंढ रही थी, और लूफी ब्लेस हिज हार्ट बस कहता है नीका क्या है। इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, वो टॉपिक बदल देता है। उसे बताता है कि उसने पहले जो पंच मारा था वो सुपर वीक था। बॉनी भी बात मान लेती है। उसे कहती है कि अगर वो इतना वीक था तो उसे दिखाना चाहिए कि एक असली निका पंच कैसे काम करता है। वो सीधे सैटर्न की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई है, कहती है कि उन्हें जस्टिस चाहिए जो उसने वेगापंक के साथ किया। तभी लूफी आखिरकार उस बूढ़े डॉक्टर को देखता है जो जमीन पर घायल पड़ा मर रहा है। उसके चेहरे से गुफी स्माइल गायब हो जाती है। सैटर्न पूरी तरह से अनरिपेंटेंट घोषणा करता है कि उनमें से किसी को भी जीने का अधिकार नहीं है, पर लूफी सीधे सीधे इसे रिजेक्ट कर देता है। सैटर्न घूरता है, वही इनविजिबल आई पावर अनलीश करता है
जिसने पहले सभी को पैरालाइज कर दिया था। ये लूफी से टकराता है, उसका सिर पीछे धकेलता है और उसे इंटेंस दर्द होता है। ये साबित करता है कि ये अजीब पावर ऐसी नहीं है जिसे गियर 5 सिर्फ कार्टूनिशली इग्नोर कर सके। पर हम लूफी की बात कर रहे हैं। वो अपने दांत पीसता है और चिल्लाता है कि सैटर्न को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो अपने दोनों जायंट फिस्ट्स को पीछे खींचता है और एक ब्रांड न्यू गॉड टियर कॉन्फ्लिक्ट गोमू गोमू नो डॉन गैटलिंग अनलीश करता है। ये रैपिड फायर हाकी इन्फ्यूज्ड पंचेस का एक तूफान है जो बेरहमी से सैटर्न के चेहरे पर वार करता है। 5 एल्डर के पास कोई डिफेंस नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं, कुछ नहीं। उसे बस हवा में उड़ा दिया जाता है, एक के बाद एक बिल्डिंग्स तोड़ते हुए। बॉनी, कुमा और यहाँ तक कि वेगापंक के चेहरे पर संतुष्टि सब कुछ कह देती है। यो रुको जरा, अगर लूफी का सैटर्न पर डॉन गैटलिंग तुम्हें हाइप कर गया तो सब्सक्राइब बटन को स्मैश कर दो ताकि तुम गेम में बने रहो। एक लाइक भी कर दो, इससे ये रिकैप और ज्यादा वन पीस फैंस तक पहुंचेगा। चलो एगहेड के मैडनेस में वापस गोता लगाते हैं। सैटर्न के टेम्परेरी पिक्चर से बाहर होने के बाद फ्रैंकी बोनी को बताता है कि जाने का समय हो गया है। वो वेगापंक की ओर दौड़ती है उसे हिलाने की कोशिश करने के लिए, पर बूढ़ा आदमी जानता है कि सब खत्म हो गया है। वो उसे अपने मेडिकल नॉलेज से बताता है कि उसे अभी हिलाने से वो तुरंत खत्म हो जाएगा, पर इससे पहले कि वे इसे प्रोसेस कर पाते किजारू वापस आ जाता है। वो उनके ऊपर तैर रहा है, एक लेजर चार्ज कर रहा है। उसका चेहरा कॉन्फ्लिक्ट का एक मास्क है। वो जानता है कि उसे ये करना है, पर तुम बता सकते हो कि वो नहीं करना चाहता। वो अपनी आंखें बंद करता है और फायर करता है, पर संजी कहीं से भी प्रकट होता है। वो एक किक से लेजर बीम को इंटरसेप्ट करता है, स्पार्क्स उड़ाते हुए। फ्रैंकी हैरान रह जाता है, किजारू का जबड़ा जमीन पर है। हमने एडमिरल को इतना शॉक्ड कभी नहीं देखा। ये ऐसा है जैसे एनिल ने पहली बार लूफी को उसकी लाइटनिंग को टैंक करते हुए देखा हो। संजी बस कूल होकर कहता है कि लव लाइट से ज्यादा चमकता है, पर तुम देख सकते हो कि उसकी आईब्रोज जमा 66 पैटर्न में बदल गई है। उसके जेनेटिक ऑगमेंटेशंस किक इन कर रहे हैं। किजारू पूरी तरह से बिविल्डर्ड बुदबुदाता है कि अगर ऐसे काम होता तो हमें फिजिक्स की जरूरत नहीं होती। फ्रैंकी और एटलिस बॉनी और कुमा को पकड़ते हैं और कोस्ट की ओर भागते हैं ताकि जायंट से मिल सके। किजारू अपना सिर पकड़ लेता है, उसका मिशन पूरी तरह से फेल हो गया है। उसके पास अब सिर्फ लूफी और संजी बचे हैं जो उस पर हंस रहे हैं। संजी एक सिगरेट जलाता है और एडमिरल से कहता है कि उसे इतनी बुरी तरह से सब कुछ खराब करने के लिए अपनी अपॉलॉजी लेटर पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। क्या एक एब्सोल्यूट लेजेंड। इस बीच सैटर्न धीरे धीरे मलबे से खुद को बाहर निकाल रहा है। तभी 2 फिगर्स दिखाई देते हैं। ये कटारीना डेवन और वैन ऑगर है, काली दाढ़ी पायरेट्स के। डेवन बस हंसती है, सैटर्न को जमीन पर पड़ा देखकर उसे डिलिशियस कहती है। वो आगे बढ़ती है, सैटर्न के स्पाइडर लेग पर अपना हाथ रखती है और खुशी से घोषणा करती है, मिशन कंप्लीट। उसके मिथिकल 9-tailed फॉक्स डेविल फ्रूट की वजह से वो अब दुनिया की 5 सबसे पावरफुल फिगर्स में से एक में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सैटर्न गुस्से में है, ये जानने की डिमांड करता है कि वे यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे ये अजीब लगता है कि इम्पेल डाउन के लेवल 6 का एक कुख्यात क्रिमिनल किसी की सेवा करना चुनेगा, पर डेवन बस चकल करती है और कहती है कि टीच स्पेशल है। सैटर्न की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो सहमत होता है, जोड़ता है उसकी ब्लड लाइन भी। डेवन हैरान है, वो जानता है क्या वो डिक्लाइन की बात कर रहा है या काली दाढ़ी एक स्पेशल रेस का हिस्सा हो सकता है। ये उसके एबनॉर्मल बॉडी और वो कैसे 2 डेविल फ्रूट्स रख सकता है इसे एक्सप्लेन करेगा। सैटर्न डिमांड करता है कि उनका गोल क्या है। वैन ऑगर मुश्किल से उसे देखते हुए एक शब्द का जवाब देता है जो दुनिया की नींव हिला देता है, द वर्ल्ड। वे सिर्फ वन पीस के पीछे नहीं है, वे सब कुछ चाहते हैं, बिल्कुल रॉक्स डी ज़ेबिक की तरह। सैटर्न अटैक करता है पर ऑगर उन्हें अपने डेविल फ्रूट से वॉप कर देता है। वे अभी भी आइलैंड पर हैं। ऑगर मानता है कि उसकी पावर्स अभी परफेक्टेड नहीं है, पर वे इमीडिएट डेंजर से बाहर हैं। और जैसे ही वे जाने वाले होते हैं, उन्हें एक और सरप्राइज मिलता है। एक स्लाइमी फिगर उनकी ओर रोते हुए भागता आता है। ये कैरिबू है। वो पूरा फैन बॉय बन जाता है, उन्हें उनके टाइटल से बुलाता है और काली दाढ़ी से मिलने के लिए भीख मांगता है। वो अपने टीचर को आइडलाइज करता है और उसी की वजह से पायरेट बना। और ये कैटास्ट्रोफिक है क्योंकि कैरिबू सब कुछ जानता है। उसने सुना था कि पोजाइडन शिराहुसी है और एंशिएंट टूल प्लूटन वानों के नीचे सो रहा है। वो इतिहास के 3 सबसे डेंजरस वेपन्स में से 2 की चाबियां सीधे काली दाढ़ी पायरेट्स को सौंपने वाला है। ये था एपिसोड 1141। लूफी को आखिरकार वेगापंक के लिए जस्टिस मिलना, काली दाढ़ी पायरेट्स का सैटर्न का फॉर्म कॉपी करना और कैरिबू का एंशिएंट वेपन्स के बारे में सीक्रेट्स खोलना बहुत असरदार रहा। सो गाइस, अगर इस रिकैप ने तुम्हें एम्प्ट किया तो उस लाइक बटन को स्मैश करो और नीचे कमेंट करो ताकि ये और ज्यादा वन पीस फैंस तक फैले। इससे अगला एपिसोड जल्दी आएगा। हाइप को जिंदा रखने के लिए सब्सक्राइब